नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें CAG कहा जाता है। इनकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका कार्य होता है भारत के जो धन व्यय की देख रेख करना और जो खर्चा होता है, जो सरकार के वित्तीय खर्चे होते हैं उनकी जो है लेखा जोखा करना, उनका हिसाब रखना, ये इनका कार्य होता है। तो इनसे संबंधित आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 15-20 क्वेश्चन है, आराम से इसकी चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते भी हैं। CAG महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। CAG का पद है, यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, कौन सा पद है? ये एक संवैधानिक पद है। तो जो अपने संवैधानिक पद है उनकी चर्चा अभी चल ही रही है, तो यहाँ से CAG को क्लियर करें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ जाएंगे। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी CAG की जो नियुक्ति है या उनको शपथ है या उनका जो त्याग पत्र है वो हमेशा राष्ट्रपति को ही होता है। इनको शपथ और नियुक्ति दोनों राष्ट्रपति दिलाते हैं, और अगर ये चाहते हैं त्याग पत्र तो भी ये राष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, साथ साथ आप भी अपने आंसर है वो ढूंढते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का पद है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 164, ऑप्शन बी अनुच्छेद 174, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 162। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्टिकल 148 के अंदर नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का पद संचित किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये क्वेश्चन आपको भी बता दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि भारत के प्रेसिडेंट को ये अपना त्याग पत्र है, अपना कार्यकाल पूरे होने से पहले ये अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित किसे जानकारी देता है? यानी कि केंद्र सरकार के जो कुछ लेके जो के है उनका कुछ धन खर्च हुआ है या जो भी वापस आया, कितना कुछ खर्च हुआ है, उसकी जानकारी है वो किसे देता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को। जितना भी वित्तीय कुछ खर्चा हुआ है, कुछ बाहरी आमदनी में कुछ खर्चा हुआ है, तो केंद्र सरकार की जो जितना खर्चा हुआ है तो उनका लेखा जोखा रखना है वो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक का मतलब यह है किसी जो धन खर्च हुआ है उसका नियंत्रण करना, उसका हिसाब। ये इसके अंदर क्या होता है, राज्य और प्लस केंद्र सरकार दोनों का, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो धन खर्च होता है, अर्जित होता है, तो उनकी जानकारी है इन दोनों की रखते हैं। तो इसीलिए आपका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत के प्रथम नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कौन थे? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी RK शर्मा, ऑप्शन सी V नरी राव और ऑप्शन डी VK नायडू। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के पहले CAG कौन थे? तो V नरहरि राव है। इनकी जो अवधि थी वो 1948 से लेकर 1954 की थी। कितनी थी? 1948 से लेकर 1954, यानी 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा था। तो आपको सन पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना 1948 से लेकर 54 तक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया कि भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का जो वेतन है वो कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी कितना होता है? 2.5 लाख होता है। और वो कितना प्रति माह? प्रति महीने 2,50,000 रुपये CAG का क्या होता है, वेतन होता है। एक क्लास लेंगे अपन, उस क्लास के अंदर सारे के सारे जितने भी अधिकारियों का जो वेतन मिलता है तो उनकी चर्चा है उसी के अंदर कर लेंगे। फिलहाल एक बार इसका क्वेश्चन आंसर आपको याद रखना है, 2.5 लाख होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? यानी कि CAG है, इनके द्वारा जो भी कार्य होता है तो वो कौन सी समिति है उस पर ये कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी जो लोक लेखा समिति होती है वो क्या करती है कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन है उस पर ये कार्य करती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना।
दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसकी होती है? मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि सरकार के द्वारा जितने भी खर्चे हैं, जितने पैसे का जो कार्य हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, तो उनका जो कार्य लेखा जोखा किसको रखना पड़ता है? तो वो सीएजी को रखना पड़ता है। सीएजी किनको इन्फॉर्मेशन देते हैं? राष्ट्रपति को बताते रहते हैं कि इतना खर्चा इसमें हुआ है, इतना इसमें हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पद का सर्जन है वो किसके द्वारा दिया जाता है? यानी कि सीएजी का जो पद है वो किसके द्वारा तय किया गया या किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए संसद के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी संविधान के द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान के द्वारा सीएजी का पद है वो नियंत्रित किया गया, सीएजी का पद सर्जन किया गया। आर्टिकल पूछ लिया जाता है कौन सा है? 148 आर्टिकल है। ठीक है, तो इनका जो पद है वो संविधान के द्वारा सर्जन किया गया है। इनको जो राष्ट्रपति है वो इनको शपथ और नियुक्ति दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये भी ऐसा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर होगा। यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण होने पर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। देखो सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? या तो वो 6 साल का होता है इनका कार्यकाल, या जो सीएजी होता है उनकी आयु अगर 65 वर्ष हो चुकी है, 6 वर्ष से पहले अगर इनकी 65 वर्ष हो चुकी है तो इनका ये कार्यकाल पूरा हो जाता है। या ये अपने कार्यकाल से पहले है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट है वो किसको देता है? यानी नियंत्रक या जो नियंत्रक लेखा परीक्षक होते हैं सीएजी, ये लेखा जोखा संबंधी जो रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर होगा। पहले चर्चा कर रहे थे कि सीएजी का कार्य क्या होता है, तो लेखा जोखा संबंधी है वो ध्यान रखना, जितना कुछ व्यय खर्चा हुआ है तो उसका ध्यान रखना वो करते हैं। और वो रिपोर्ट किसे देते हैं? वो रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही पूछा गया कि ये जो रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? तो ये रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये एक तरह के क्वेश्चन है, थोड़े घुमा के अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आपको ये साथ में याद रखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी वित्त सचिव। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। यानी भारत सरकार के जो लेन देनों का जो लेखाकरण है, खर्चों का जो लेखाकरण है वो किसके पास होता है? वो सीएजी के पास होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। नियंत्रक या महालेखा परीक्षण द्वारा की गई गलत टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? कि किसी सीएजी के द्वारा उन्होंने किसी कहीं पर गलत टिप्पणी कर दिया या कुछ गलत लिख दिया, तो उन पर जो उन पर कार्रवाई है वो कार्रवाई कौन करेगा? उन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, वही इनके ऊपर अंतिम कार्रवाई की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति ये क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। ये जितनी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, तो ये अगर कोई गलत टिप्पणी, अगर गलत कुछ कर देते हैं तो इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उसकी जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान यानी 2023 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन ए सीके नायडू, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी श्री दुबे, ऑप्शन डी भारती दास। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ये मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आप सीएजी अगर आपने पढ़ा है तो वर्तमान के अंदर कौन है मैं आपको नहीं बताऊँ। भारत के 14वें सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। गिरीश चंद्र मुर्मू थे।
और इन्होंने जब इस पद पर आए थे वो आए थे कब? अगस्त 2020 के अंदर आए थे। कब आए थे? ये आए थे अगस्त 2020 के अंदर आए थे। अब ये वर्तमान में है या नहीं है, अगर दूसरा आया तो आपको उनका कमेंट में मुझे नाम बताना है। मैंने आपको बता दिया कि 2020 के अंदर ये आए थे, ठीक है। 2020 कब आए थे? तो अगस्त में आए थे। और ये भारत के कितने थे? 14वें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। आपको वर्तमान 2023 के अंदर बताना है कि ये भी कौन है, ठीक है। और वो भी आपको कब बताना है? तो अभी क्या चल रहा है आपका? सितंबर। क्या चल रहा है? सितंबर। तो 2023 सितंबर में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? क्या गिरीश चंद्र मुर्मू है, क्या श्री दुबे है, या भारतीदास है? आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने की शक्ति किससे के पास होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सीएजी के पास होती है। जितना भी कुछ खर्चा हुआ उसको नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? वो सीएजी के पास है। वो क्या होते हैं? रिपोर्ट देंगे। तो ये क्वेश्चन 15 हो गया। चलो तो दोस्तों ये टोटल 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ गए और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इनके बारे में घुमा फिरा के 4 क्वेश्चन भी है। इनकी नियुक्ति है, कौन सा इनका आर्टिकल है, इनका कार्य क्या है, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, इनका वेतन क्या है, और इनके पास ये समिति कौन सी है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो हार्ड क्वेश्चन है, बाकी नहीं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये इतने ही। अभी इसी प्रकार इससे बाहर कुछ कोई ऐसा है सवाल नहीं है। तो उम्मीद करूँगा सबको आपको सवाल अच्छे लगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और ये चैनल पर अगर आप कोई नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ आप ज़रूर करें। चलो दोस्तों फिर नई क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।